नमस्कार दोस्तों। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा जो सिलेबस चल रहा है, यहाँ पर ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है। ये आपका जो पेपर है, ये पेपर नंबर 10 है, ठीक है ना। पेपर नंबर 10 इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। किसके बारे में बात करेंगे? समावेशी शिक्षा। तो चलिए, आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अपन यहाँ पर आज पेपर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आज अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट में क्या आपको आने वाला है। सबसे पहली इकाई एक जो है विविधता और समावेशिता। और विविधता और समावेशिता के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पहली इकाई विविधता और समावेशिता। इसमें अपन 1.1 में पढ़ेंगे विविधता का अर्थ और अवधारणा। दूसरी में पढ़ेंगे शिक्षार्थी विविधता। 1.3 में पढ़ेंगे मानव विविधता के रूप में विकलांगता। और 1.4 में पढ़ेंगे स्थिरता के लिए विविधता। और 1.5 में समावेशिता के लिए विविधता की ताकत। ठीक है ना। तो ये 5 टॉपिक जो है वो अपन यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी अपन जो है वो मेन पॉइंट जो इसके हैं उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पर विविधता का अर्थ और अवधारणा कि विविधता होती क्या है। देखिए, विविधता का अर्थ जो है, आप सभी यदि एक नॉर्मल रूप में देखें या एक अर्थ के रूप में देखें परिभाषा को छोड़ करके, तो आपको विविधता का अर्थ पता है कि विविधता का अर्थ होता है भिन्नता। ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने देखा है कि विविधता की अवधारणा में स्वीकृति सम्मान शामिल है। इसका अर्थ यह है समझना कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास बात है, कोई ना कोई खास बात है। उसकी अद्वितीय का अर्थ होता है हिंदी में जिसके समान कोई दूसरा ना हो। मतलब मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसके समान कोई नहीं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर दिया गया व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। और ये अद्वितीय जो होता है वो किसके कारण होता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है हर व्यक्ति के अंदर। तो इन भिन्नताओं को पहचानना, ये भिन्नता कैसी हो सकती है? जैसे नस्ल से संबंधित, जाति से संबंधित, लिंग से संबंधित, यौन अभिविन्यास, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक दक्षताओं, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास, अन्य विचारधाराओं के आयामों पर हो सकती है। मतलब आपको इतनी चीज भी यदि अपन ध्यान रख लेते हैं यहाँ से, यदि आपको इतना भी पता है कि आपसे कोई पूछ ले कि विविधता का क्या अर्थ होता है और विविधता कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, तो अपन आराम से इसका जो है अर्थ लिख सकते हैं। अपन को इसमें लिखना है कि विविधता जो है उसका अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अद्वितीय है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। और उस व्यक्तिगत भिन्नता को, मेरी व्यक्तिगत चीजें अलग हैं, उसकी अलग है, तो इस व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानना क्या है? हमारी क्या है? विविधता है। अब ये विविधता होती किस किस में है? तो यहाँ पर आपको दिया गया जैसे नस्ल हो सकती है, जाति है, लिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यौन अभिविन्यास है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, आयु में भिन्नता है, शारीरिक क्षमताओं में भिन्नता है, धार्मिक विश्वासों में भिन्नता है, कोई धर्म में विश्वास रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, राजनीतिक विश्वास या अन्य विचारधारा। यदि इनमें किसी भी प्रकार का क्या है? डिफरेंस है, किसी प्रकार की विविधता है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर जो है अपन की आती है। तो ये विविधता का अर्थ तो आप इस प्रकार से यहाँ से अपन, अब इसके बारे में आप इतना भी समझ गए तो विविधता को आप आराम से समझा देंगे।
अब यहाँ पर अपन को है कि विविधता का अर्थ केवल अंतर को स्वीकार करने या सहन करने से कहीं अधिक है। विविधता जागरूक प्रथाओं का एक समूह है जिसमें शामिल है। कौन कौन सी जागरूक प्रथाएं विविधता के अंदर शामिल होती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन इसके बारे में। पहली हो गई कि मानवता, संस्कृतियों और प्राकृतिक पर्यावरण की परस्पर निर्भरता को समझना, उसकी सराहना करना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो मानवता, संस्कृति हमारी और प्राकृतिक पर्यावरण, इनमें परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता मतलब हम पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण हम पर निर्भर है, संस्कृति पर हम निर्भर है, संस्कृति हम पर निर्भर है। तो ऐसे आपस में एक मानव दूसरे मानव पर निर्भर है। तो ये जो निर्भरता है, इस निर्भरता को हमें समझना चाहिए। यदि हम पर्यावरण पर डिपेंड है, निर्भर है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। पर्यावरण हमारे ऊपर डिपेंड है, तो पर्यावरण को भी हमारे लिए कुछ देना चाहिए, जो कि देते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ देते हैं। और उसकी सराहना करना। यदि कोई भी व्यक्ति मानवता दिखाता है, कोई व्यक्ति संस्कृति का पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी सराहना करना बनता है। सराहना मतलब उसकी प्रशंसा करें आप। उन गुणों और अनुभवों के लिए परस्पर सम्मान का अभ्यास करना जो हमारे अपने से भिन्न है। जो हमारे अंदर ऐसे गुण जो हमारे अंदर नहीं है लेकिन दूसरे के अंदर है, तो उन गुणों का हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए कि चलो ये गुण हमारे पास नहीं है लेकिन इस व्यक्ति के पास है, तो इन गुणों की हमें सम्मान करना चाहिए, उनका हमको क्या करना चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। यह समझना कि विविधता में न केवल अस्तित्व के तरीके बल्कि जानने के तरीके भी शामिल हैं। यहाँ पर केवल अस्तित्व के तरीके शामिल नहीं होते हैं बल्कि जानने के तरीके भी शामिल होते हैं। आपका क्या अस्तित्व है, आपका क्या वजूद है, यही मायने नहीं रखता। यहाँ पर आपको जानने के तरीके भी मायने रखते हैं कि आप किस तरीके से कौन सी चीज जानने का प्रयास करते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और संस्थागत भेदभाव कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार पैदा करता है और बनाए रखता है, जबकि दूसरों के लिए नुकसान पैदा करता है और बनाए रखता है। यहाँ पर यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत या सांस्कृतिक या संस्थागत भेदभाव कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार पैदा करता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें क्या है? विशेष अधिकार देती है कि भाई हम, ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अलग है, सांस्कृतिक रूप से अलग है या संस्थागत रूप से अलग है, तो आपस में ये व्यक्तियों को क्या करती है? विशेष अधिकार प्रदान करती है। तो इनको क्या है? हमको बनाए रखना चाहिए। मतभेदों के बावजूद गठबंधन बनाना ताकि हम सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए मिलकर काम कर सके। मतभेदों के बावजूद भी गठबंधन बनाए रखना, चाहे हमारे और आपके मतों में भेद हो, विचारों में भेद हो, विचारों की भिन्नता हो, लेकिन फिर भी हमको क्या करना चाहिए? हमको भेदभाव को मिटा करके और मिल करके काम करना चाहिए। ऐसी हमको अवधारणा बनानी चाहिए। ये अपन के क्या है कि मुख्य रूप से अपन के पॉइंट हो गए। इसमें आपको फिर वही चीज समझाई गई है, आयु, जातीयता, वर्ग, लिंग, किस किस के अंदर असमानता व्यक्ति के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें जो है अपन, जिस चीज को आपने समझ लिया है उस चीज के बारे में अपन यहाँ पर अपन को यूनिट नंबर 1.1 के अंदर केवल और केवल विविधता का अर्थ आपको आना चाहिए, जो हमने आराम से पढ़ लिया कि विविधता क्या होती है। ठीक है ना? आप इसको आराम से समझ लीजिए। विविधता केवल अंतर को कहते हैं। मुझ में, आप में, सब में एक अंतर अवश्य होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंतर हो। और अंतर यहाँ पर दिया गया है, किस किस में अंतर होता है, यहाँ पर आप इनको भी ध्यान रखें। ठीक है ना? आयु की, जाति की, लिंग, वर्ग, शारीरिक क्षमता, गुण, नस्ल, अभिविन्यास, धार्मिक स्थिति, ठीक है ना, शैक्षिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आय, वैवाहिक स्थिति, माता पिता की स्थिति, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी इसके अंदर शामिल होती है। अब अपन पढ़ेंगे 1.2 शिक्षार्थी विविधता। शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस में क्या विविधता होती है? शिक्षार्थी कहते हैं शिक्षा को अर्थ के रूप में ग्रहण करने वाला। ये क्या है? शिक्षार्थी की है। शिक्षार्थी विविधता, जो शिक्षा को अर्थ के रूप में ग्रहण करे। अर्थ कहते हैं पैसा, पैसा हर कोई कमाए, धन हर कोई कमाता है, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है,
लेकिन एक विद्यार्थी जो होता है, पढ़ने वाला जो होता है, वो ना पैसा इकट्ठा कर रहा, ना कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा, लेकिन उसके पास में भी कुछ है, और क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा को वो किसके रूप में कमा रहा है? अर्थ के रूप में, मतलब धन के रूप में। चलिए, विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और सम्मान शामिल है। इसका अर्थ यह समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। अब देखिए, ये चीज आपको फिर दोबारा से रिपीट हो रही है, ठीक है ना? आपने विविधता का मतलब पहले भी समझ लिया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा विविधता का अर्थ वो ही दिया गया, क्योंकि विविधता का अर्थ तो एक ही रहेगा, आपको बदलने वाला तो है नहीं, है ना? आपसे पूछ लिया कि भाई शिक्षार्थी विविधता क्या है, तो भी आपको वही लिखना है। आपसे पूछ लिया कि विविधता क्या है, तो भी आपको वही लिखना है। विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस चीज में विविधता पाई जाती है, तो आपको ये यहाँ पर दे रखे, किस किस में विविधता पाई जाती है। विविधता जनसांख्यिकी और दार्शनिक मतभेदों के व्यापक स्पेक्ट्रम से व्यक्ति और समूह द्वारा बनाई गई एक वास्तविकता है। विविधता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वाग्रह से मुक्त व्यक्तियों और समूहों को महत्व देना ऐसे माहौल को बढ़ावा देना है जहां समानता और पारस्परिक सम्मान अंतर्निहित हो। विविधता का अर्थ केवल अंतर को स्वीकार करने और सहन करने से कहीं अधिक है। विविधता क्या है? इसको अपन को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण या अवगुण जो है वो कुछ न कुछ अलग होता है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि विविधता जो है वो अंतर को स्वीकार करने और सहन करने से कहीं अधिक है, मतलब कि इसमें कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा कि सीखने की शैली, सीखने की शैलियाँ, सीखने की कौन कौन सी शैली है, यहाँ पर अपन को थोड़ा सा देखना है कि मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों ने सीखने के कई सिद्धांत विकसित किए और सीखने की शैलियों की एक श्रृंखला की पहचान की है। सीखने की शैली कुछ सिद्धांत उन संवेदी मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका उपयोग छात्र सीखने के लिए करते हैं। मतलब आज जो छात्र को जब शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसके पास में बच्चे को सिखाने के लिए अनेक प्रकार की शैलियां हैं, अनेक प्रकार के तरीके हैं, और उन तरीकों को या उन सिद्धांतों को हम क्या कहते हैं? सीखने की शैली के नाम से जानते हैं। और ये सीखने की शैली का उपयोग जो है किसके अंदर, छात्र जो है वो सीखने के लिए करते हैं। इन शैलियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? छात्र को सिखाने के लिए, या छात्र इसका उपयोग सीखने के लिए करते हैं, ठीक है ना? ये चीज अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि यह खंड सीखने की शैलियों की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। ये समझने पर जोर दिया गया कि व्यक्तिगत अंतर और प्राथमिकताएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपके शिक्षण में विविधता जोड़ने से आपके छात्रों की सीखने की शैलियों को समायोजित किया जाएगा, आपका शिक्षण अधिक रोमांचक और मनोरंजक बन जाएगा। मतलब यदि आपने किसी अच्छी शैली का प्रयोग सीखने के लिए किया है, तो आपका जो शिक्षण है, आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, वो आपका जो शिक्षण है, ये आपका क्या हो जाएगा? रोमांचक हो जाएगा और मनोरंजक बन जाएगा। मतलब बच्चा मनोरंजन करते करते और पढ़ाई करेगा और वो सीखेगा, ठीक है ना? तो ये सीखने की शैलियां हैं। शिक्षार्थियों को प्रिंट करें। प्रिंट सीखने वाले डेटा को प्रिंट में देखना पसंद करते हैं। अधिकांश अधिमानतः शब्दों में मुद्रित। प्रिंट का मतलब होता है किसी भी चीज को शब्दों में मुद्रित करना, मतलब एक कागज पर उसको मुद्रित करना, कागज पर उसको प्रिंट करना। तो जो लोग प्रिंट सीखने वाले जो होते हैं, वो डेटा को प्रिंट के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, ये क्या है? आपकी सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी मतलब इसको आप देख सकते हो, इस बोर्ड पर आप इसको देख सकते हो। लेकिन यदि मैं इसकी प्रिंट निकाल लूँ एक कागज में, तो वो कागज मेरे हाथ में आ जाएगा, और मैं उसको जहाँ जाके जाना चाहूँ वहाँ जाके उसको बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सॉफ्ट कॉपी है, जो आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, वहीं पर ये जो ओपन होगी, ये कागज नहीं, ठीक है ना? तो जो लोग डेटा का काम कर सीख प्रिंट वाला जो सीखते हैं, तो प्रिंट वाले सीखते समय वो हर चीज को मुद्रित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हर चीज को वो कागज पर प्रिंट के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है ना? तो ये अपन को इतना सा इसमें ध्यान रखना है। देखकर सीखने वाले, देखकर, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने इसमें देखा कि दृश्य शिक्षार्थियों को अवधारणा को देखने की आवश्यकता होती है। जो 10
दृश्य होते हैं, दृश्य मतलब जो देख सकते हैं, जो देखने योग्य शिक्षार्थी होते हैं वो देख करके किसी भी अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए विचार को देखने का एक तरीका विजुअल विजुअलाइजेशन है और ओवरहेड, पारदर्शिता या बोर्ड का उपयोग करके बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करें। इसके अलावा पारदर्शिता या बोर्ड पर कोई वर्णनात्मक वाक्यांश या विचार लिखने से पहले छात्रों से एक मानसिक चित्र बनाने के लिए कहें। मतलब जब आप ऐसे बच्चों को जो देखकर सीखते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें पढ़ाने का, तो सबसे पहले उनको सामने एक ऐसी रूपरेखा आप प्रस्तुत करें कि जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनका एक चित्र उनके दिमाग में क्या है वो बन जाए। एक चित्र जब उनके दिमाग में बन जाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है वो उस कंसेप्ट को आसानी से समझ पाते हैं। ये दृश्य की सहायता से। अब इसमें देखिए अपन यहाँ पर दृश्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक प्रदर्शन का वीडियो टैप करें और टैप को अध्ययन सहायता के रूप में पेश करें। आप एक वीडियो बना सकते हैं और वीडियो को बच्चे को दिखा सकते हैं, तो ये दृश्य में आ गया। किसी अवधारणा को समझाते समय चार्ट, आरेख, ग्राफ, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ और तालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आप कोई भी चार्ट बना सकते हैं, कोई भी आप मैप ले जा सकते हैं, चित्र ले जा सकते हैं, मानचित्र ले जा सकते हैं, कोई आरेख या ग्राफ बना सकते हैं और बच्चे को उसको दिखा करके उस कंसेप्ट को क्लियर करा सकते हैं। तो ये दृश्य के अंदर आ गया। बोर्ड पर असाइनमेंट लिखें और छात्रों को उन्हें अपने योजनाकारों में लिखने के लिए याद दिलाएं। बोर्ड पर आपने कोई असाइनमेंट बना दिया और बच्चों से कहें कहें कि भाई बोर्ड पर इस असाइनमेंट को देखो और आप भी इस तरीके के असाइनमेंट बनाओ। पाठ की मुख्य सामग्री को समझने में सहायता के लिए ग्राफिक आयोजक बनाएं। पाठ की जो मुख्य सामग्री है, मुख्य सामग्री मतलब जो आपका टॉपिक है और उस टॉपिक का मुख्य मतलब, मेन मतलब क्या है, वो जो है उसको समझने के लिए ग्राफिक आयोजन भी आप आयोजक बना सकते हैं। ग्राफिक एक विजुअल होता है, मतलब दृश्य अध्ययन सामग्री होती है। अब अपन देखेंगे श्रवण सीखने वाले। श्रवण मतलब सुनकर जो सीखते हैं। श्रवण शिक्षार्थी सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ने वाले श्रवण शिक्षार्थियों को मुख्य विचारों के मौखिक सुदृढ़ीकरण से लाभ होता है। अपनी कक्षा को संबोधित करने के लिए अन्य शिक्षकों, अतिथि वक्ताओं और परिवार के सदस्यों से पूछने पर विचार करें। विद्यार्थियों से चर्चा गतिविधियों के भाग के रूप में अपने पठन का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहें। असाइनमेंट के लिए निर्देशों को जोर से पढ़ें और श्रवण शिक्षार्थियों को नई प्रक्रिया में शामिल चरणों को बताना सुनिश्चित करें। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये श्रवण से संबंधित है। श्रवण मतलब जैसे आपने देखा कोई देख कर सीख रहा है, ठीक है ना, कोई शिक्षक जो है वो अपनी उसको शैली से उसको सिखा रहा है, लेकिन ये है श्रवण। श्रवण मतलब जो सुनकर सीखते हो। तो ऐसे बच्चों के सामने आप क्या है, किसी भी पाठ को बहुत जोर से पढ़कर उनको सुनाया जाए और जोर से पढ़कर जब आप उनको सुनाओगे तो वो सुनकर के उस पाठ के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये अपन को यहाँ पर सुनने वाला ध्यान रखना है। एक स्पर्श सीखने वाले होते हैं। स्पर्श सीखने वाले, ये भी आप समझ गए कि स्पर्श मतलब छू करके। देखिए, नाम से आप समझ जाएंगे, बस आपको लिखना आना चाहिए। आपको ये पता ना होना चाहिए कि इसमें दृश्य हैं, इसमें श्रव्य हैं और इसमें स्पर्श करने वाले हैं या इसमें शैली से सीखने वाले हैं। ये अपन को पॉइंट टू पॉइंट याद है, तो आप नाम से इनको आसानी से इनका वर्णन कर सकते हो, 2-4 लाइन इसमें लिख सकते हो। इस पर संबंधित शिक्षार्थी वस्तुओं को छूकर या सवाल कर सबसे अच्छा सीखते हैं। चौथी कक्षा तक इस पर सीखने वाले सीखने की गतिविधियों की सराहना करते हैं जो लेखन सहित ठीक मोटर कौशल का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो स्पर्श से सीखते हैं वो सबसे, अपन ने इसमें लिखा कि वस्तुओं को छूकर या सवाल कर सबसे अच्छा सीखते हैं। यदि उनको आदत लगी हुई है कि मैं जब तक वस्तु को स्पर्श नहीं करूंगा, जब तक उस वस्तु के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं वस्तु को स्पर्श करूंगा तो मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो स्पर्श करने के बाद ही सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको पॉइंट दे दिए। एक प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के बाद एक छात्र ने से उस प्रदर्शन को दोहराने को कहें। अन्य विद्यार्थी को प्रदर्शनकारी को प्रशिक्षित करने की अनुमति दे। कोई भी चीज आपने वहां पर प्रदर्शन की, इसके बाद में एक बच्चे को कहा कि भाई अब जिस प्रकार से हमने इसका प्रदर्शन किया इस प्रकार से तुम करो। जब गतिविधियों में भूमिकाएं निभाना शामिल हो तो गतिविधि को
तब तक दोहराएं जब तक कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक भूमिका निभाने का मौका नहीं मिल जाए। आप जो गतिविधि, जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का आप जब तक उपयोग करें, जब तक आप उसको दोहराते रहें। कब तक? जब तक कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चे के का नंबर प्रदर्शन के लिए नहीं आ जाए। सबका नंबर आना चाहिए, उसके बाद आप उसको खत्म करें। काइनेस्टेटिक शिक्षार्थी कक्षा निर्देश में सक्रिय भाग लेकर काइनेस्टेटिक शिक्षार्थी सर्वश्रेष्ठ हासिल करते हैं। गति शिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें गति भी शामिल है, जो सीखने की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा में घूमने की अनुमति देना गतिज शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी समस्या पर काम करने के लिए बोर्ड की ओर चलने और लिखने के लिए आवश्यक गतिविधि शामिल होती हैं। इसमें क्या है कि एक्टिविटी वाले, मतलब गति वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये विधि कारगर होती है, लेकिन जो बच्चे गति नहीं कर सकते, जैसे माना कि मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे इधर से इधर जाना है, इधर से मुझे इधर जाना है, मैं दूसरी जगह से बोर्ड की तरफ आया, यहाँ से मैं दूसरी जगह जाऊँगा, तो ये गति से संबंधित चीज़ें हैं। इनको कुछ बच्चे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे गति करने में समर्थ नहीं होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके लिए आते हैं? ऐसी गतिविधियां डिजाइन करें जिनके लिए छात्रों को कमरे के भीतर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना पड़े। अब आपको यदि ये यूज करना है ये तरीका, तो आपको एक ऐसा रूम लेना पड़ेगा जहां पर 2 स्टेशन हो। 2 स्टेशन का मतलब बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का काम पड़े, क्योंकि आप गति वाली पढ़ाई कर रहे हो। अगला क्या हो गया कि कुछ गतिविधियों के दौरान छात्रों को कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए कमरे में घूमने की अनुमति दें। उदाहरण के लिए एक शब्दकोश, पेंसिल, शार्पनर या सिंक। जब बच्चा गति कर रहा है तो उसके लिए कुछ संसाधनों का उपयोग करने का आप कहें, जैसे यहाँ में दिया कि आप शब्दकोश, बच्चा जो है वो शब्दकोश का यूज करे, पेंसिल का यूज करे, शार्पनर का यूज करे, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का वो उपयोग भी करे। छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए कक्षा में उपलब्ध प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दें। और छात्र जो है वो असाइनमेंट का जब वो उपयोग कर रहा है तो उसको हमारे यदि संस्थान में यदि प्रौद्योगिकी उपकरण, मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई यदि डिवाइस है, कोई उपकरण है, तो उनका यूज करने की अनुमति अपन दे सकते हैं। निम्न के आधार पर सामाजिक विविधता के प्रकार। सामाजिक विविधता क्या होती है, ये अपन को पॉइंट दिए गए, इन पॉइंट के आधार पर आप सामाजिक विविधता को समझ सकते हैं। जो आप सभी इसको नॉर्मल अपने जीवन में भी आप ध्यान रखते हैं कि सामाजिक विविधता क्या होती है। जैसे जैसे अपन को यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, इन पॉइंटों को आप नाम ध्यान रख लो और इसमें ज़्यादा वर्णन में कुछ भी नहीं करना। जैसे माना कि भाषा, तो भाषा का आपको पता है कि मेरी भाषा अलग हो सकती है, दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकती है, दूसरे समाज की भाषा अलग हो सकती है। तो यहाँ पर भाषा जो है वो एक सामाजिक विविधता का आधार बनती है। धर्म धर्म भी क्या है कि सामाजिक एकीकरण की महत्वपूर्ण बाध्यकारी शक्ति है। आप किस धर्म के हैं तो उस धर्म के अंदर आप रहना चाहेंगे, दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म की सिद्धांतों का पालन करेगा। तो यहाँ पर जो ये धर्म है ये भी एक सामाजिक विविधता है। जाति से सामाजिक व्यवस्था जो है वो हमारी क्या है कि विविधता की ओर है। जनजाति के लोग भारत में अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक समूह है। सामाजिक और सांस्कृतिक इनका एक अलग समूह है जनजाति का। लिंग के आधार पर भी विविधता होती है, जैसे पुरुष और महिलाएं, ठीक है ना, और तृतीय जेंडर भी इसके अंदर होता है। तो ये विविधता के क्या है, मुख्य बिंदु हैं। किस किस चीज में आप विविधता कर सकते हो? भाषा, धर्म, जाति, जनजाति और लिंग। अब यहाँ पर अपन की आ जाती है 1.3 मानव विविधता के रूप में विकलांगता। मानव विविधता के रूप में आपकी जो विकलांगता है वो क्या कहती है? अब यहाँ पर अपन को थोड़ा सा देखिए इसका मतलब समझना है, उसके बाद अपन को ज़्यादा थ्योरी यहाँ पर नहीं पढ़नी, मतलब समझ के थ्योरी को स्किप कर दिया करो। जैसे हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार विकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। हानि शारीरिक कार्य या संरचना में एक समस्या है। गतिविधि सीमा किसी कार्य कार्यवाही को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा
सामना की जाने वाली कठिनाई है, जबकि भागीदारी प्रतिबंध एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या है। विकलांगता जो है वो एक क्या है, एक व्यापक शब्द। विकलांगता के बारे में अपन खूब जानते हैं, और ये किससे संबंधित है? हानि। ये शारीरिक कार्यों या संरचना में एक समस्या है। मतलब जो व्यक्ति अपने शारीरिक कार्यों को एक सामान्य पुरुष की तरह संपन्न नहीं कर पाता है, या उसको इसमें परेशानी होती है, इसको समस्याएं यदि आ रही हैं, तो वो आपकी क्या है, वो विकलांगता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो विकलांगता। विकलांगता अधिकार आंदोलन में प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक विकलांगता को मानव विविधता के हिस्से के रूप में देखने की ओर बदलाव है। पहले से कहीं अधिक विकलांग लोग समग्र रूप से समाज के साथ अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और योगदान को साझा करने के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। विकलांगता जो है वो मानव की विविधता के हिस्से के रूप में देखने की ओर बदलाव है। मतलब विकलांगता को भी मनुष्य जो है वो विविधता के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? विविधता के रूप में देखते हैं। तो अपन को ये मानव विविधता के रूप में विकलांगता, इसके बारे में आपको इतनी भी जानकारी प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। तो इसके बाद अपन को इसके कुछ पॉइंट देखने चाहिए। जैसे हम विकलांगता के सामाजिक और मानव अधिकार मॉडल पर विचार करें और उनका उपयोग करें। सामाजिक और मानव अधिकार मॉडल पर अपन को विचार करना है। तो सामाजिक मॉडल क्या कहता है आपसे, और मानव अधिकार मॉडल आपसे क्या कहता है, इसके बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। यह मॉडल प्रस्ताव करता है कि जो चीज़ किसी को विकलांग बनाती है वह उनकी चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि समाज का दृष्टिकोण और संरचना है। मतलब जो विकलांग व्यक्ति है, जो किसी चीज को विकलांग बनाती है, कोई भी ऐसी समस्या जो व्यक्ति को विकलांग बना देती है, वो चिकित्सा की स्थिति नहीं है, चिकित्सा की स्थिति नहीं है, बल्कि क्या है, वो समाज का दृष्टिकोण और संरचना है। समाज उसको किस दृष्टि से देख रहा है, समाज की संरचना क्या है, ये उस विकलांगता को क्या करती है, डिसाइड करती है। यह विकलांगता के प्रति नागरिक अधिकार दृष्टिकोण है। यदि आधुनिक जीवन को ऐसे तरीके से स्थापित किया जाता जो विकलांग लोगों के लिए सुलभ हो, तो उन्हें बाहर नहीं रखा जाएगा या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। मतलब विकलांग लोगों के लिए अपन को ऐसी स्थितियां, ऐसे तरीके स्थापित करने चाहिए जो उनके लिए क्या हो, सुलभ हो, उनके लिए सुलभ हो। और यदि हम ऐसा करते हैं तो विकलांग व्यक्तियों को कभी भी बाहर नहीं रखा जाएगा या उन्हें किसी भी स्थान से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मानव अधिकार मॉडल बुनियादी मानव अधिकार सिद्धांतों के आधार पर यह मानता है कि विकलांगता मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसका सभी रूपों में सम्मान और समर्थन किया जाना चाहिए। विकलांग लोगों के पास समाज में अन्य सभी के समान अधिकार हैं, और विकलांगता नहीं होनी चाहिए लोगों के अधिकारों को अस्वीकार करने या प्रतिबंधित करने के बहाने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें बुनियादी मानव अधिकार के जो सिद्धांत हैं उस पर आधार पर हम ये मानते हैं कि विकलांगता जो है वो मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अभी हमने पढ़ी थी मानव विविधता, कि मनुष्य के अंदर विविधता होती है, हर मनुष्य अलग होता है। तो कोई सामान्य पुरुष है तो कोई दिव्यांग पुरुष है, जिसका सभी रूपों में सम्मान और समर्थन किया जाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति विकलांग है, हमसे थोड़ा सा अलग है, तो उस व्यक्ति को हमें ऐसे नहीं कि हम उसका अपमान कर दें, हमें उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमारा मानव अधिकार जो है वो कहता है। अब अपनी आ जाती है यहाँ पर 1.4 स्थिरता के लिए विविधता। स्थिरता के लिए विविधता, अब देखिए इसके अंदर क्या है। शब्द स्थिरता जटिल हो सकता है और अलग अलग अर्थ ले सकता है। स्थिरता की सबसे आम परिभाषा 1987 के संयुक्त राष्ट्र ब्रटलैंड आयोग से आती है। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करता है। क्या है ये स्थिरता शब्द? जो विकास है, वो विकास क्या है? विकास ये है कि जो अपने जरूरतों को पूरा करने की जो व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है, उस क्षमता से समझौता किए बिना, मतलब किसी प्रकार से वो उससे समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि वो वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को उस क्षमता से पूरा कर रहा है। माना कि मेरी क्षमता पढ़ाने की है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। ये क्या है?
डेवलपमेंट, विकास। या 3 कारण बताए गए स्थिरता के लिए विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो 3 कारण कौन कौन से बताए गए, देखिए आप, विविधता स्थिरता की परिभाषा में अंतर्निहित है। पहला है, स्थिरता का दायरा वैश्विक और स्थानीय दोनों है। पर्यावरणीय प्रभाव कार्बन पदचिह्न की तरह वैश्विक और हमारे पड़ोस में कूड़े की तरह स्थानीय। मतलब ये वैश्विक और स्थानीय दोनों में स्थिरता का दायरा होता है। वैश्विक मतलब चाहे आप इसको अपने लेवल पर समझें, चाहे आप इसको विश्व के लेवल पर समझें, दोनों ही तरीके से ये क्या है आपका स्थिरता का दायरा दोनों तरीके से ही आपका है। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण का जो प्रभाव है वो कार्बन पदचिह्न की तरह वैश्विक और हमारे पड़ोस में कूड़े की तरह स्थानीय है। हमारा जो पड़ोस है उसमें ये कूड़े की तरह माना गया है। जब हम आज के व्यवसायों के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कई तरीके जिनसे विविधता की तस्वीर में आती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पदचिह्न से लेकर दुनिया भर के समुदायों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्थानों तक, कंपनियां आंतरिक रूप से उन लोगों से जुड़ी होती है जिन्हें वे रोजगार देते हैं और उन स्थानों से जहां वे काम करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सामाजिक जो हमारे समुदाय हैं, ये दोनों ही इनको क्या करते हैं, रोजगार देते हैं और उन स्थानों से जहां वे काम करते हैं, जहां पर वो काम करते हैं या जहां पर वो काम करना चाहते हैं, वहां पर उनको रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा है इसमें पर्यावरणीय न्याय और स्थिरता। पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ी लागत और लाभ हमेशा लोगों के बीच समान रूप से वितरित नहीं होते। मतलब हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी प्रभाव है या जो भी लागत वहां पर आ रही है, जो भी लाभ हो रहा है, तो उस लागत और लाभ दोनों का जो वितरण है वो अच्छी प्रकार से, उचित प्रकार से इसमें नहीं किया जाता है। विविधता कई दृष्टिकोणों में मूल्य जोड़ती है। अनेक दृष्टिकोण में क्या जोड़ती है, मूल्य। मूल्य कैसे जोड़ती है, विविध आवाजों और विचारों में ताकत। कार्यस्थल में जितना अधिक प्रतिनिधित्व, समावेश और जुड़ाव होगा, परिणाम उतने ही मजबूत होंगे। मतलब आपस में हमारे विचार, कार्यस्थल, ठीक है ना, इनमें आपस में जितना जुड़ाव ज्यादा होगा उतने ही हमारे परिणाम अच्छे होंगे। जैसे जैसे वैश्विक व्यवसायों के लिए विविध हितधारकों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी टीम को भी इन विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखने और उन्हें शामिल करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमारे जो विश्व के व्यवसाय हैं उनमें क्या होता है, हितधारकों की, हितधारक मतलब जो वहां पर उस व्यवसाय के अंदर जो पैसा लगाते हैं, उनकी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा जो है उसमें दृष्टिकोण और ध्यान रखने या उनको उसके अंदर शामिल करने की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद विविधता सहयोग को समृद्ध करती है। विविधता सहयोग को और बढ़ावा देती है। निगम, गैर लाभकारी संस्थाएं और व्यक्ति समुदायों की बेहतर सेवा के लिए साझेदारी कर सकते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रगति रुक जाती है तो सभी क्षेत्रों में रचनात्मक और समर्पित साझेदारी शून्य को भरने के लिए कदम उठा सकती है। मतलब इसमें जब अपन किसी भी तरीके से, चाहे राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, जहां पर भी पर्यावरण की ये जो प्रगति है वो रुक जाती है, तो बाकी के जो है, जैसे इसमें दिया गया है, व्यक्ति है और आपके स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर विभाजन को पाटने में मदद मिल सकती है। विभाजन को पाटने में मतलब, पाटने का मतलब होता है अलग अलग करना। जो वहां पर विभाजित हो गया है उसको क्या है कि हम संगठित रूप दे सकते हैं, मतलब उसको अपन एक कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1.5 समावेशिता के लिए विविधता की ताकत क्या होती है। समावेशिता के लिए विविधता की ताकत क्या होती है। समावेशी कक्षा का माहौल एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जहां सभी छात्र बौद्धिक और अकादमिक रूप से समर्थित महसूस करते हैं और पहचान, सीखने की प्राथमिकताओं या शिक्षा की परवाह किए बिना कक्षा में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। ऐसे वातावरण तब कायम रहते हैं जब प्रशिक्षक और छात्र विचारशीलता, सम्मान और शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए मिलकर काम करते हैं और सभी छात्रों की शैक्षिक सफलता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो अपन समावेशिता के लिए विविधता की ताकत क्या है, ताकत ये कि यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंदर, समावेशिता के अंदर जो प्रत्येक बच्चा है वो यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है और अच्छी शिक्षा के बाद में वो क्या करता है, अपनी सफलता को प्रोत्साहित करता है, वो अपनी सफलता प्राप्त करता है।
इसमें अपन को कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि पाठ्यक्रम में एक विचारशील विविधता विभिन्न विवरण, छात्रों को कक्षा में पहचान का स्वागत करने, दृश्यमान विकलांगता छात्र सहायता और परिसर में शैक्षिक रणनीति सेवाएं प्रदान करने और छात्रों को प्रशिक्षक के साथ किसी भी चिंता को साझा करने के लिए आमंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर अपन को जो ये है पाठ्यक्रम जो है, इसमें जितनी भी विविधता है, वो विविधता छात्रों को कक्षा में पहचान का स्वागत करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। दृष्टमान विकलांगता, ऐसी विकलांगता जो दिखाई देती हो, छात्रों की सहायता करने में। परिसर में शैक्षणिक रणनीति सेवाएं प्रदान करने, मतलब शिक्षा की रणनीति किस प्रकार से अपन को बनानी है, किस प्रकार से बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इन सारी चीजों में ये क्या है, मदद करता है। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षक विविध पाठन और सामाजिक उदाहरणों का पता लगाते हैं जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले अनुभवों से जुड़े होते हैं। वे समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं और छात्रों को सभ्यता और सम्मान के साथ सभी पक्षों से अपने विचारों और दृष्टिकोणों को स्वतंत्र रूप से साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षक प्रशिक्षक का मतलब होता है जो शिक्षक, जो टीचर जो है वो ट्रेंड है, पाठन और सामाजिक उदाहरणों का पता लगाते हैं। वो अक्सर हाशिए पर रखने वाले अनुभवों से जुड़े होते हैं। हाशिए पर मतलब आपको पता है, साइड में रखना, उनको साइड में कर दिया जाता है। एक पाठ्यक्रम सीखने को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीकों को प्रतिबंधित करने के लिए मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करता है। यह दृष्टिकोण सीखने की शैलियों की धारणा से बचते हुए स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र अद्वितीय संघर्षों और सफलताओं के साथ अपने स्वयं के सीखने के पक्ष का अनुसरण करता है। चाहे छात्र कितना भी अपने आप में ट्रेंड है, वो अपना अद्वितीय छात्र है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, या अन्य प्रकार की कोई चीज उसके अंदर कोई गुण है, तो उनको सबको साथ में लेकर वो अपने स्वयं के सीखने के पक्ष का अनुसरण करता है कि मैं किस प्रकार सीख रहा हूँ, और उसी पक्ष के पीछे पीछे वो जाता है, मतलब उसका वो अनुसरण करता है। कक्षा के पहले दिन और प्रत्येक कक्षा के पहले कुछ मिनटों में एक प्रशिक्षक छात्रों को जानता है, पूछता है कि वे क्या सोच रहे हैं, उन्हें पाठ्यक्रम या सत्र के लिए अपनी आशाओं और सीखने के लक्ष्यों में योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है। जब भी कोई भी शिक्षक जो है वो अपनी क्लास के अंदर जाता है, पहली क्लास जब लेता है, तो वो छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, छात्र क्या सोचते हैं, छात्र क्या चाहते हैं, उसकी आशाएं क्या हैं, सीखने के लक्ष्य क्या हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में शिक्षक जो है वो जानता है। समावेशी कक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए प्रशिक्षक यह कर सकता है। यदि आपको समावेशी कक्षा का माहौल अच्छा बना के रखना है, तो एक जो प्रशिक्षक है, मतलब जो टीचर है, उसको क्या करना चाहिए? सम्मानजनक और न्याय संगत भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा में बातचीत की संरचना करें। अब देखिए, आपको यदि पॉइंट याद है तो आपको आराम से इसमें 2-3 लाइन आप आराम से लिख सकते हो। क्या लिखा है इसमें कि सम्मानजनक और न्याय संगत भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा में बातचीत की संरचना करें। मतलब बच्चों के साथ में वो ऐसी बातचीत करें, उनका इंट्रोडक्शन ले, उनकी रुचि जाने, उनके सीखने की शैली को पहचाने, और उनसे बात कर करके उनका जो मन है, उनका जो भाव है, उसको पढ़ाई के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है एक शिक्षक, और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है ना? सीखने के गैर प्रतिस्पर्धी तरीकों को प्रोत्साहित करने और अंतर सांस्कृतिक संचार को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे समूह का उपयोग करें। यदि उनके अंदर आपको एक सांस्कृतिक संचार करना है, बातों विचार जो है, विचारों को आदान प्रदान करना है, तो अपन को पूरी क्लास जो है, उस पूरी क्लास को एक समूह के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, छोटे छोटे उसमें ग्रुप बना सकते हैं, और छोटे छोटे ग्रुप बना करके आपस में वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संवेदनशील मुद्दों का अनुमान लगाएं और उचित होने पर कक्षा में नस्लीय, वर्ग या सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकार करें। मतलब आपको क्या करना है कि संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को क्या करना है, अपन को पहचानना है, अनुमान लगाना है, और उचित होने पर यदि कुछ आपको उचित लग रहा है, तो वहां पर अपन को नस्ल से संबंधित, वर्ग से संबंधित और सांस्कृतिक जो भेद हैं, मतभेद जो हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, और बच्चों को उनके बारे में क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए। मॉडल समावेशी भाषा,
मॉडल समावेशी भाषा, एक सम्मानजनक समावेशी वातावरण विकसित करने के लिए एक तत्व के रूप में प्रशिक्षित उन भाषा प्रथाओं के बारे में जागरूक हो सकते हैं जिनका वे मॉडल बनाते हैं। मतलब जिस भाषा में एक शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मॉडल का निर्माण कर रहा है, उस भाषा में क्या है, वो जागरूक होना चाहिए और उस भाषा में बच्चे जो है उसको पहचान सकें, उसको समझ सकें। एकाधिक और विविध उदाहरणों का प्रयोग करें। मतलब जो शिक्षक बच्चों को जब पढ़ा रहा है, किसी चीज को समझा रहा है, तो वो एक से अधिक मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज को पढ़ा रहे हैं आप और उसका आपने पहले एक डेफिनेशन समझा दी, उसका अर्थ समझा दिया, इसके बाद में आपने उनका उसका एक उदाहरण दे दिया। तो एक उदाहरण से बच्चे को समझ में कभी कभी नहीं आता है, तो अपन को एक से अधिक उदाहरण देने चाहिए और एक विविध उदाहरण, विविध मतलब अलग अलग तरह के उदाहरण होने चाहिए, एक जैसे उदाहरण भी नहीं होने चाहिए। एक विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े, विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े। आपको विद्यार्थियों को जब भी आप पढ़ा रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये शिक्षक थोड़ा सा हमसे अलग है। नहीं, आप और शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के अंदर एक क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव का भाव होना चाहिए। भागीदारी के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की बच्चे की भागीदारी चाहिए, तो उसको वैकल्पिक अपन साझेदारी, वैकल्पिक साधन जो है उनको प्रदान करने चाहिए। वैकल्पिक साधन का मतलब उनके सामने आप विकल्प रख सकते हैं कि भाई आप इस विकल्प का यूज कर सकते हैं, आप इस विकल्प का यूज कर सकते हैं, या आप इस विकल्प का यूज कर सकते हैं। यदि बच्चे के सामने वैकल्पिक साधन होगा, तो जो साधन उसके लिए सूटेबल होगा बच्चे के लिए, तो वो साधन का उपयोग वो बच्चा कर लेगा। तो बच्चे के लिए ये कहीं ना कहीं आसानी रहने वाली है। छात्रों के साथ सम्मान पूर्वक संवाद करें। आपके सामने चाहे छात्र कैसे भी बैठे हैं, किसी भी प्रकार की विविधता है उसके अंदर, किसी भी जाति लिंग भेद कुछ भी है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो सभी छात्रों के लिए समान होना चाहिए। सभी छात्रों का आप अच्छी प्रकार से सम्मान करेंगे, ये एक शिक्षक की ड्यूटी होती है। आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण और असंवेदनशील टिप्पणियों को संबोधित करें। आपत्तिजनक कोई टिप्पणी है या कोई भेदभावपूर्ण बात हो रही है, असंवेदनशील टिप्पणी हो रही है, तो उनको आप संबोधित करने का प्रयास करें, उनको आप बताने का प्रयास करें कि भाई ये क्या है, मतलब ये शब्द क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये बोलने चाहिए नहीं बोलने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन बच्चों को आप बताएंगे। एक स्वयं मूल्यांकन करें। स्वयं मूल्यांकन का मतलब जब आपका कक्षा के अंदर जब आपने कोई चीज़ पढ़ा दी, कोई चीज़ सिखा दी, तो उसका पहले सेल्फ एवोल्यूशन आपको करना चाहिए, स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है, मैंने जो शिक्षा दी है, मैंने जो पढ़ाया है, वो बच्चे को किस हद तक बच्चे तक पहुंच पाया है। यदि आपने ऐसा किया तो ये पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छी साबित हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपकी सेकेंड यूनिट प्रारंभ हो जाती है। पहली यूनिट जो है वो आपकी मुख्य मुख्य चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो गई, तो इसको आप तैयार कर लें पहली यूनिट को, और ऐसे ही दूसरी यूनिट की, तीसरी, चौथी और पांचवी, एक एक यूनिट की एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको हम जल्दी जल्दी भेज देंगे। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी परीक्षाएं अभी 25 जून से प्रारंभ होने वाली हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।